नाजरीन, मैंने कुछ अरसा कबल आपके साथ कार्गो जैसी मिस्टीरियस फुल फिल्म को शेयर किया था, शायद आपको याद हो, जिसमें हम आलमे बरज़ख यानी कब्र की जिंदगी जैसी एक जिंदगी देखते हैं, जिसमें बज़ाहिर लोग ताबूतों में बंद पड़े हैं लेकिन वो किसी और दुनिया में जिंदा हैं और ये जिंदगी उन्हीं साइंटिस्ट देते हैं। साइंटिस्ट ये सारा खेल कैसे रचाते हैं, कहानी सुनने के बाद हमें आलमे बरज़ख का मैकेनिज्म बखूबी समझ आता है। नाजरीन, ऐसी साइंस फिक्शन मूवीज का मकसद सिर्फ आपके शऊर की सतह को उस लेवल पर ले जाना है कि जहां आप मुश्किल और ना समझ आने वाली थ्योरीज और रियलिटीज को बखूबी समझने लग जाएं। आज हम फिल्म री-अलाइव की कहानी आपसे शेयर करेंगे। ये कहानी है मौत से भागे एक ऐसे शख्स की जिसे लेबोरेटरी जिंदा तो कर लेती है लेकिन मगर दोबारा जिंदा होने के बाद उसकी फीलिंग्स, उसके फिजिकल इश्यूज, उसका नफ्सियाती जोग्राफिया आम इंसानों से कितना अलग हो जाता है। उसके साथ ऐसे क्या हालात शुरू होते हैं कि वो लेबोरेटरी की दी जिंदगी पर लानत भेजकर अल्लाह की बनाई मौत को अपने हाथों से कबूल करके साइंटिस्ट की तमाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर तमांचा मारकर इस ज़मीन से निकल लेता है। फिल्म री-अलाइव की कहानी से आप सीखेंगे कि जिंदगी आखिरी मिनट तक कितनी कीमती और आखिरी मिनट के बाद कितनी फजूल हो जाती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। और दोस्तों, पाकिस्तान भर से मेरे बिजनेस alkhalis.pk को सपोर्ट करने का आपका बेहद शुक्रिया। हम गाँव से हैं और आपने मेरे गाँव की देसी प्रोडक्ट्स मिर्च, हल्दी, देसी घी और धूल मट्टी से पाक ड्राई फ्रूट्स को अपने किचन की ना सिर्फ जीनत बनाया बल्कि क्वालिटी देखने के बाद बल्क ऑर्डर्स भी किए और मिल्क फ्रूट प्रोडक्ट पर भी आपके फीडबैक ने बहुत दिल खुश किया। सो इसी तरह हमारे ऑनलाइन विलेज स्टोर alkhalis.pk से जुड़े रहिएगा। आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि जहां मैं रहता हूं यहां दुनिया की बेहतरीन देसी पैदावार होती है। अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, फिल्म अलाइव की कहानी मार्क की जिंदगी के उस दौर से शुरू होती है जब वो ऐश, मस्ती और खेल में इतना गुम हो जाता है कि उसे अपने बहुत पास मौत की आहट तक सुनाई नहीं देती और अचानक उसे एक दिन पता चलता है कि वो कैंसर की तीसरी स्टेज पर है और जीने के लिए उसके पास सिर्फ 1 साल ही बचा है। अब गोरे के पास मौत का तस्वर क्या है? फकत गहरा तारीक अंधेरा जो हर ऐश को निगल जाने वाला उफरियत है। मार्क मायूसियों की इंतहा को छूता अपनी दोस्त नुयामी के घर जाता है। नुयामी उसे परेशान हाल देखकर कहती है कि मार्क, तुम ठीक तो हो? मार्क कहता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कैंसर की आखिरी स्टेज पर हूँ और ये मुझे आज ही पता चला। बहुत जल्द तुम्हारे घर की रौनकें, कहके, पार्टियां और चांदनी रातों के हुस्न में असीर ये सारी मुलाकातें छोड़कर मौत के घटाटोप अंधेरे में डूब जाने वाला हूँ। ये कहकर मार्क मौत के खौफ से लरजने लगता है। आंखें उसकी भीग जाती हैं और तस्वर का हर रंग उजड़ जाता है। उफ, ये मौत कितनी जालिम चीज है। अच्छा, आगे मैं आपको ये जरूर समझाऊंगा कि मौत लॉजिकली क्या है, हमें इसे कैसे देखना चाहिए। फिर वक्त आप एक गैर मुस्लिम की लिखी स्टोरी में मौत का स्केच नोट करते जाइए। नाज़रीन, अब नुयामी को समझ नहीं आती कि मार्क के इस खौफ में उसका साथ कैसे दे, तो फाइनली वो उसी रात घर में पार्टी रखती है जिसमें मार्क और नुयामी के सब दोस्त खूब एंजॉय करते हैं। चिकन कढ़ाई से चारपाई तक हमें वो जिंदगी का पूरा तस्वर नजर आता है जिसे यूरोप एक आइडियल लाइफ कहता है और जिसने उसका पूरा फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया। लेकिन मार्क इस स्पाइसी एनवायरनमेंट से कोसों दूर उस मंजर को सोच रहा था जब मौत उसकी शारा को जकड़ेगी और वो एक एक सांस के लिए तड़प रहा होगा। अब अगले दिन मार्क कैंसर के खिलाफ होने वाली तमाम रिसर्च रिपोर्ट्स का जायजा लेता है तो उसे अचानक एक खबर देखकर उम्मीद की किरण नजर आती है। खबर के मुताबिक साइंटिस्ट ऐसे स्टेम सेल्स इजाद कर चुके थे जिनसे हूबहू असल बॉडी पार्ट्स जैसे जिस्मानी आज़ा बनाना मुमकिन हो गया था। फिल वक्त ये कामयाबी महज एक चूहे का बायो ऑर्गन हार्ट यानी दिल बनाने तक ही महदूद थी, लेकिन साइंटिस्ट पुरअज़म थे कि वो फ्यूचर में इसी सेल की वाफुल पैदावार से
गोश्त पोश्त का एक ऐसा इंसान बना लेंगे जो कुदरत का नहीं बल्कि मुकम्मल लेबोरेटरी की इजाद होगा। इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी इंसान का डुप्लीकेट बनाकर उसकी महफूज शुदा मेमोरी और इमोशंस को उस लेबोरेटरी शुदा इंसान में डालकर एक नई जिंदगी दी जा सकती है। इस तरीकाकार में एक तरफ मौत का खात्मा हो जाएगा तो दूसरी तरफ लोग अपने जिस्म को पहले से ज्यादा खूबसूरत, तवाना और पुरकशिश डिजाइन करवा सकेंगे। लेबोरेटरी का तैयार करदा इंसानी जिस्म जब एक्सपायर यानी बूढ़ा हो जाएगा तो इंसान को उसी सूरत की अगली बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकेगा। स्टीम सेल की इजाद करके साइंटिस्ट लाफानियत की तरफ पहला कदम उठा चुके थे। नाज़रीन, मार्क जो जिंदगी की हर उम्मीद खो चुका था, रात की पुरतयश पार्टी और जाम भी उसकी मुस्कुराहट ना लौटा पाए थे, ये खबर उसके लिए उम्मीद के चिराग की मानिंद थी। वो तो वैसे ही मरने वाला था, लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनकर मर जाए तो शायद दोबारा जिंदा होने का कोई चांस ही निकल आए। मार्क फौरी नोयामी के घर जाकर उसको इस खबर के बारे में बताता है और पूछता है कि नोयामी, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? आज चूहे का दिल बनाने वाले साइंटिस्ट कल एक पूरा इंसान बनाकर खड़ा कर देंगे। इसमें उसकी यादाश्त, जज्बात और ख्वाहिशात तो वही सब कुछ होंगी जिन्हें वो तमाम जिंदगी अपने अंदर महसूस करता रहा और पालता रहा। नोयामी कहती है, हैरत है कि एक तरफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल के नेचुरल तरीके यानी मौत को ही रोकने की कोशिश की जा रही है। इसका साफ मतलब है कि जो तुम्हें दोबारा जिंदगी देंगे वो जिंदगी तुम्हारे मुफाद से ज्यादा उनके मुफाद में होगी जो तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। और जरा सोचो कि फ्यूचर में तुम अगर जिंदा हो भी गए तो तुम्हारा इस दुनिया में कौन होगा? तुम एक रीअलाइव शुदा इंसान होंगे और लोग तुम्हें एक अलग नजर से देखेंगे। कौन होगा जो तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहेगा? और ये भी हो सकता है कि तुम दोबारा जिंदा कर लिए जाओ, लेकिन तुम में किसी किस्म की प्रोग्रामिंग की जा चुकी हो या तुम्हारे बॉडी के कुछ फंक्शंस ही काम न करें। नोयामी ठंडी सांस लेकर कहती है कि जो आज़ादी, जो वक्त और जो जिस्म खुदा ने दिया है उसके जैसे इंसान हजारों जिस्म बना ले, लेकिन कम से कम वो ये जिस्म, वो ये मार्क और नोयामी नहीं होंगे जो इस वक्त रूबरू खड़े हैं। नाजरीन, मार्क नोयामी के बहुत करीब आकर कहता है कि मुझे सिर्फ जिंदगी से मतलब है। वो जिंदगी मुझे किसी भी शक्ल में मिले, लेकिन ये तय है कि मैं इस भरी जवानी में मरना नहीं चाहता। और तुम ये चाहती हो कि मैं कैंसर के मर्ज में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊं। नोयामी चीख कर कहती है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम कैंसर के खिलाफ जंग लड़ो और इसके इलाज का फितरी रास्ता इख्तियार करो। तुम जिस रास्ते पर चलने के लिए सोच रहे हो उसमें सिर्फ मायूसी है। अब मार्क गुस्से से दरवाजा पटक कर चला जाता है। नाज़रीन, मार्क अब ज़हनी तौर पर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो चुका था जिससे उसे नोयामी रोकना चाह रही थी। अब वो क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट के ऑफिस में इंचार्ज साइंटिस्ट के सामने बैठा हुआ था। याद रहे, क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट वो दुनिया के पुरस्कार इदारे हैं जो मौत से कबल इंसानी जिस्म को सस्पेंडेड एनिमेशन में डालकर, जो कि मौत से मिलती जुलती ही एक इंसान की इजाद करदा एक कंडीशन है, एक हालत है सस्पेंडेड एनिमेशन। इसमें डालकर इंसान को उस वक्त तक के लिए सुला दिया जाता है जब तक फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद ना हो जाए जिसमें इन सोए हुए लोगों की बीमारियों के इलाज ना मिल जाएं। नाज़रीन, इस सारे प्रोसीजर को क्रायोस्लीप कहते हैं। आज की तारीख में एक इंसान को क्रायोस्लीप किया तो जा सकता है, लेकिन उसे इस कंडीशन से बाहर यानी वापस नहीं लाया जा सकता। इसके लिए अभी टेक्नोलॉजी इजाद नहीं हुई और दुनिया भर से करीबुल मर्ग लोग धड़ाधड़ अपने जिस्म को क्रायोस्लीप करवा रहे हैं। इस पर मेरी एक तफसीली वीडियो भी मौजूद है। अब नाज़रीन, क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट का इंचार्ज मार्क के कैंसर की तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद कहता है कि मिस्टर मार्क, इससे पहले कि मौत आपके हवास और दिमागी खुलियों पर छाने लगे, आप जल्द से जल्द क्रायोस्लीप हो जाएं। हम आपसे वादा करते हैं कि फ्यूचर में वो दिन जरूर आएगा जब आप इस चिलमिलाती धूप को दोबारा से देख सकेंगे और मौत या किसी मर्ज का आपको कोई खौफ नहीं होगा।
अब नाजरीन फाइनली मूवी में वो वक्त आन पहुंचता है जब मार्क अपना सब कुछ बेचकर क्रायोस्लीप होने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये चमकता सूरज और ये तारों की गर्दिश, न जाने कितने अरसा बाद किस सदी में वो इनकी झलक दोबारा देख पाएगा। वो एक आखिरी मुलाकात नुयामी से भी करता है। ये लम्हात बहुत जज्बाती होते हैं। मार्क आंसुओं से लबरेज नुयामी से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी की हर सांस तुम्हारे साथ लेना चाहता हूँ, मगर अफसोस मेरे दामन में चंद सांसों के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मैं दोबारा इस धरती पर कदम रख सका तो तुम्हारी कमी मुझे बहुत महसूस होगी। और नाज़रीन वो क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट में पहुंच जाता है जहां उस पर क्रायोस्लीप का प्रोसीजर शुरू होता है। साइंटिस्ट मार्क के दिमाग की एक डिजिटल कॉपी तैयार करते हैं जिसमें उसका मिजाज, मेमोरी और ख्वाहिशात की मुकम्मल दुनिया होती है। ये छोटी सी हार्ड ड्राइव मुकम्मल तौर पर एक मार्क थी। अगले मरहले में साइंसदान मार्क के जिस्म में मेडिसिन इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं और मार्क की पूरी शख्सियत अंधेरे में डूब जाती है। मार्क अब क्रायोस्लीप हो चुका था। बाजार की मिलावट ज़दा मिर्च आपकी सेहत और जिंदगी के लिए खतरा है, इसीलिए हम गांव से आपके लिए लाते हैं देसी मिर्च, जो दे आपके किचन को खालिस जायका। गांव की खास देसी मिर्च और हल्दी अभी फ्री होम डिलीवरी के साथ ऑर्डर कीजिए। खालिस न होने की सूरत में वापसी की मुकम्मल गारंटी। alkhalis.pk, गांव से आपके घर तक। नाजरीन अब फिल्म में एक नया दौर शुरू होता है। हम एक पुरस्कार रिसर्च सेंटर में आज खासी चहल पहल देखते हैं। ऐसे में एलिजाबेथ नामी ये लड़की जैसे ही रिसर्च सेंटर में इंटर होती है, मिस्टर वेस्ट इसे अपने ऑफिस में बुलवाता है। लड़की ऑफिस में दाखिल होती है तो मिस्टर वेस्ट उसे इन्फॉर्म करते हैं कि ठीक आधे घंटे बाद हमारा सब्जेक्ट जिंदा हो जाएगा और तुम्हारी ड्यूटी यह है कि तुम उसका मुकम्मल ख्याल रखोगी। उसके मजाज और अतवार के उतार चढ़ाव का मुकम्मल डाटा तुम हमें देती रहोगी। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इतने कंपटीटर्स में हम वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लेबोरेटरी के तैयार करदा सेल से एक पूरा इंसान इजाद कर डाला, जो कुछ वक्त बाद सांस लेता पलके झपकता हमारे सामने होगा। है ना ये कामयाबी की बात। नाजरीन ठीक आधे घंटा बाद मार्क की आंखों में रोशनी पैदा होती है और वो अपने सामने कुछ लोगों को हेलो हाय करता देखता है, लेकिन उसका चेहरा किसी भी किस्म के तासुरात से मुकम्मल खाली था। उसके पेट में एक लंबी नाली इंजेक्ट थी जहां से उसे मुसलसल खुराक पहुंचाई जा रही थी। मार्क अब एक लेबोरेटरी का इजाद करदा इंसान बन चुका था जिसका दिमाग किसी भी किस्म की मेमोरी से यकसर खाली था। ऐसे में मिस्टर वेस्ट उसके दिमाग के साथ वो मशीन अटैच करते हैं जिसमें डिजिटली उसकी मुकम्मल शख्सियत, यादाश्त और जज्बात महफूज थे। डाटा ट्रांसफर होने लगता है। उस डाटा में उसके दोस्त, दुश्मन, अच्छे बुरे वक्त की हर याद उसके दिमाग में दाखिल होने लगती है। ऐसे में नुयामी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आता है। उसके तस्वर के पर्दे रोशन हो चुके थे। नुयामी से हुई हर बात, हर मुलाकात का हाल अब उसे याद आ रहा था। ऐसे में मिस्टर वेस्ट की आवाज आती है कि मार्क, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। तुम 1980 से सीधा 2040 तक आन पहुंचे हो। तुम्हारे सब दोस्त अहबाब, हर वो चेहरा जो तुझे पहचानता था अब मिट चुका है, वो दुनिया से जा चुका है। तुम्हें सब कुछ भुलाकर एलिजाबेथ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करनी है। उम्मीद है आपको ये सदियों पर मुहित जिंदगी बहुत पसंद आएगी। नाज़रीन अब मार्क को दोबारा जिंदा हुए 100 दिन मुकम्मल हो चुके थे और इंसान की दी इस जिंदगी का हाल ये था कि वो बोल नहीं सकता था। उसके जज्बात और चेहरे के तासुरात एक साथ कभी मैच नहीं हो पाते थे। उसका मैदा और खुराक की नाली पहले दिन से ही आउट ऑफ वर्क हो चुकी थी और वो पेट पर लगे पाइप के जरिए खुराक ले रहा था। एलिजाबेथ उसके जिनसी जज्बात जगाने की मुकम्मल कोशिश कर चुकी थी और मार्क इस महाज पर भी किसी काम का न था। वक्तन फोक्तन जिस्म में उठने वाली नामालूम दर्द की लहरें भी उसका जीना हराम किए हुए थीं और दूसरी तरफ साइंटिस्ट उसे पूरी दुनिया के सामने सुबह शाम एक शो पीस की तरह पेश कर रहे थे
जिस से क्रायोस्लीप और स्टीम सेल्स डेवलपर्स दोनों इदारों में पब्लिक बुकिंग और रजिस्ट्रेशन की मसरूफियात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नाज़रीन, मार्क ने जिस फ्यूचरिस्टिक लाइफ का ख्वाब देखा था, यहाँ वैसा कुछ भी न था। अब उसका सारा वक्त उन यादों में बहते गुजरता जो नुयामी और उसके दोस्तों के साथ वाबस्ता थीं। ये सारे चेहरे मौत की आगोश में सो चुके थे और वो दोबारा जिंदा होने के शौक में एक बदतर जिंदगी में आ फंसा था। उसे मौत इससे कहीं ज्यादा आसान लगने लगी थी। नाज़रीन, डॉक्टर वेस्ट की टीम मार्क पर नित नए तजुर्बात करके उसे इस काबिल बना लेती है कि अब मार्क हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगा था। ऐसे में एलिज़ाबेथ एक शाम उसके सामने एक लेटर रखती है जो नुयामी के हाथ का लिखा हुआ था, जिसे मार्क के क्रायोस्लीप में जाने के बाद उसने अमानतन लिखकर क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट में लिखवा दिया था। अब मार्क की नज़र ठीक से काम नहीं करती, इसलिए एलिज़ाबेथ उसे वो लेटर पढ़कर सुनाती है जिसमें लिखा था, प्यारे मार्क, तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी फकत उदास उजाड़ मौसमों का घर था। तुम्हारे वजूद की चांदनी से रोशन ये जिंदगी अमावस के अंधेरों में गिर गई। आखिरकार मैंने भी क्रायोस्लीप में आने का फैसला कर लिया है। सोचा अगर जिंदगी का दोबारा चांस मिला तो एक साथ जिएंगे। तुम्हारी नुयामी। नाज़रीन, इस लेटर के बाद मार्क जिद करता है कि उसे नुयामी का पोर्ट यानी टेक्नोलॉजिकल ताबूत देखना है कि वो कहां पर रखा हुआ है, जिसमें अब भी उसके दिमाग को ऑक्सीजन और केमिकल मिला खून दिया जा रहा था। लेकिन मिस्टर वेस्ट की टीम इस बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन एलिज़ाबेथ के साथ उसका कुछ दोस्ताना लग चुका था। वो उसे एक दिन चोरी छुपे उस तय खाने में ले जाती है जहां कितार दर कितार क्रायोस्लीप होने वाले लोगों के लाइफ पोर्ट पड़े हुए थे। एलिज़ाबेथ उसे नुयामी का लाइफ पोर्ट दिखाती है जिसमें नुयामी खासी जिंदगी गुजार कर आई थी। मार्क इस नई जिंदगी का चस्का ले चुका था। अब उसे मौत इस जिंदगी से कहीं ज्यादा अजीज थी। नाज़रीन, एक दिन वो एलिज़ाबेथ को मिन्नत भरे लहजे में कहता है कि प्लीज मुझे मरना है, मुझे जहर ला दो। मेरे साथ अगर कुछ खैर ख्वाही करना ही चाहती हो तो बस मुझे जहर ला दो। एक तुम ही हो जिसे यहाँ पर मेरी बात समझ आती है। एलिज़ाबेथ पहले तो कुछ दिन मना करती है, लेकिन आखिरकार वो मार्क की हालत पर रहम करते हुए उस जहर का नाम और लेबोरेटरी में वो कहाँ पर मौजूद है वो लोकेशन बता देती है। मार्क अगले दिन आंख बचाकर वो जहर उड़ा लेता है और तय खाने में जाकर नुयामी के लाइफ पोर्ट के साथ बैठकर सारी जहर की बोतल पी लेता है और साथ ही नुयामी के जिस्म को जाने वाला ऑक्सीजन और केमिकल ब्लड डोज की लाइनें भी ऑफ कर देता है। और कुछ वक्त बाद नुयामी सस्पेंडेड एनिमेशन से मौत की तरफ चली जाती है और मार्क भी ठंडा हो जाता है। और नाजरीन, फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वेस्ट की टीम मार्क को दोबारा फिर से जिंदा कर लेती है, क्योंकि मार्क उनके लिए एक जीती हुई ट्रॉफी की मानिंद था, जिसे दुनिया को दिखाकर वो लाखों लोगों की महंगी तरीन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। तो वो मार्क को ऐसे कैसे जाने दे सकते थे। अब मार्क जी भी नहीं सकता था और मर भी नहीं सकता था, मगर अब उसे तन्हा बैठे मौत की आगोश बहुत याद आती थी। बिल्कुल माँ जैसी आगोश जो एक वक्त बाद अपने बच्चे को हिफाजत के लिए अपने दामन में समो लेती है। और ये कहानी, फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, एक गैर मुस्लिम की लिखी इस साइंस फिक्शन कहानी में वाकई ही इस सवाल को बहुत खूबसूरती से उठाया गया है कि एक तरफ तो वर्ल्ड गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल की बातें करती है, तो दूसरी तरफ हमारी ही दुनिया में बायोलॉजिकल लाइफ पर ऐसे ऐसे तजुर्बात हो रहे कि अकल जो है वो देखकर दंग रह जाती है। फिल्म के राइटर ने दुनिया में उभरते दो मुतजाद रवैयों को बहुत ही अच्छे से लिखा है, लेकिन वो इस बात की वजाहत नहीं कर पाया कि मौत क्या है। उसने बस मौत को कोई बहुत ही डरावनी या खौफनाक चीज समझा और उसको लिख दिया। हालांकि मौत डेटा के हुसूल के लिए सोर्स के बदल जाने का नाम है। ये कोई घटा टोप या अंधेरे वाली चीज हरगिज नहीं है, आप यकीनन नहीं समझे होंगे। देखिए, रूह एक ऑब्जर्वेशन पावर रखने वाला बारीक सा पर्दा है जिसके सामने मट्टी के बने वजूद को रख दिया गया है। अब हर वो आवाज और मंजर जो इस मट्टी के बने वजूद से टकराता है, ये वजूद, ये सोर्स उस इंफॉर्मेशन को रूह की तरफ रिफ्लेक्ट करता है।
لیکن ایک خاص وقت پر انفارمیشن کے اس سورس یعنی جسم کو روح کے سامنے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور کسی نامعلوم سورس کو روح سے اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ جسم کی جگہ آنے والا نامعلوم سورس اس قدر طاقتور ہے کہ روح کہیں دور موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دفنانے والوں کے قدموں کی چاپ تک سن رہی ہے۔ انسانی جسم نے تمام زندگی اتنا ڈیٹا نہیں دیکھا ہوتا جتنا وہ نامعلوم سورس موت کے 1 گھنٹے بعد تک روح کی طرف ریفلیکٹ کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ انسانی جسم کی اپروچ بڑی محدود ہے اور وہ روح کے ساتھ جڑنے والا گمنام سورس آف انفارمیشن لامحدود ہے۔ تو رائٹر یہاں پر غلط ہے کہ موت فقط اندھیرے کا نام ہے، نہیں، موت ایک لامحدود آبزرویشن کا نام ہے۔ یہ دن اور رات، زمان، مکان اور اس میں موجود ہر چیز اس آبزرویشن سورس کے سامنے بہت ہی قلیل وقت رکھتی ہے، لہذا موت کی تشریح اس مووی میں غلط کی گئی ہے۔ موت کا تصور اس سے کہیں زیادہ الگ ہے۔ تو امید ہے خواتین حضرات آپ کو یہ پوری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو کیسی لگی آپ نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کارگو کی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔